हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। तो एट फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज द क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मेन थीम क्या है, मेन काम इस प्रोटोकॉल में क्या हुआ है। द क्योटो प्रोटोकॉल वाज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोसफियर। ठीक है, तो मेनली ग्रीन हाउस गैस जो एमिट हो रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री एंड बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन सब का जो ऑटोमोबाइल जो कंपनी से उनसे कार्स वगैरह बहुत सारे उन सब जगह पे चलते हैं। तो इन सब की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना, उसको कम करना, ये है मेन थीम इस क्योटो प्रोटोकॉल का। तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल एग्रीमेंट है UNFCCC एंड एम टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस जो सब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है सबको रिड्यूस करना, कम करना, ये है मेन काम इसका। And the lessening of the number of emission by industrialized nation was the essential belief of this agreement। तो mainly क्या होता है, जो सब इंडस्ट्रियलाइज जो नेशन है मतलब डेवलप्ड जो सब कंट्रीज है वो ही सबसे ज़्यादा करके ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह एमिट कर रहे हैं, तो वो ही ज़्यादा करके ये रिड्यूस करेंगे एंड दूसरे जो कंट्रीज है उनको हेल्प करेंगे रिड्यूस करने में। तो ये है मेन बिलीफ इस एग्रीमेंट का। एक तो है क्या इस एग्रीमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस है उनको रिड्यूस करना एटमॉस्फेयर से, और दूसरा एक है जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ही ज़्यादा करके ये एमिट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, तो उनको ज़्यादा करके रिड्यूस करना है एंड रिड्यूस करने में उनको ही ज़्यादा करके हेल्प करना है। तो ये है मेन एम क्योटो प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है जो इम्पोर्टेंट है वो सब हमने यहाँ पे दे दिया है। क्या क्या है वो, COP3 ऑफ UNFCCC मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 जो हुआ था UNFCCC का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, took place in 11th December 1997 in Kyoto, जापान। तो यही है क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ पे कब हुआ था, जो UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 जो हुआ था 1997 में जापान की क्योटो में 11th दिसंबर में, तो वहाँ पे ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योंकि ये जापान की क्योटो में हुआ था तो इसलिए इस प्रोटोकॉल का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16th February 2005। ये 2005 के 16 फरवरी तक काम करना स्टार्ट किया है। इंडिया रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल इन 2002। इंडिया क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है 2002 में। USA नेवर वाज ए पार्ट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, कनाडा विथड्रॉ फ्रॉम इट इन 2012। तो USA कभी क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं था एंड कनाडा भी 2012 में इनसे खुद को विथड्रॉ कर लिया था। करेंटली देयर आर 192 पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, तो यहाँ का 2 कमिटमेंट पीरियड है क्योटो प्रोटोकॉल का, मतलब 2 पीरियड में काम किया गया है। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 टू 2012 31 दिसंबर तक। सेकेंड कमिटमेंट पीरियड में 2 अमेंडमेंट हुआ है जहाँ पे 2013 टू 2020। इंपॉर्टेंट फैक्ट में कब कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ था, कौन से ईयर में, कब से ये काम करना स्टार्ट किया है, इंडिया कब रेटिफाई किया है, कौन सा ऐसा कंट्री है जो इसका पार्ट नहीं था कभी भी, एंड कितने सारे पार्टीज है करेंटली इसके अंदर, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कब से कब तक है, सेकेंड कमिटमेंट पीरियड कब से कब तक है, ये सभी यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं इस तरह का। प्रिंसिपल ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, अब देखते हैं प्रिंसिपल। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मेन प्रिंसिपल जिसके ऊपर बेस करके ये क्योटो प्रोटोकॉल हो रहा है वो है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CBDR। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द CBDR द क्योटो प्रोटोकॉल डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इनटू 2 ways। तो CBDR क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके ही क्योटो प्रोटोकॉल चलता है एंड इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डिफरेंट कंट्रीज का वो 2 तरीके से डिवाइड किया है। एक है हिस्टोरिकल पॉल्यूटर्स,
हिस्टोरिकल पॉल्यूटर्स मतलब क्या है, जो सालों से पॉल्यूटर्स है, मतलब डेवलप कंट्रीज जो ज़्यादा करके ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह ये एमिट करते हैं, क्योंकि डेवलप कंट्रीज से वहाँ पे इंडस्ट्री भी बहुत डेवलप है, ऑटोमोबाइल जो कंपनीज है वो भी बहुत डेवलप है, कार वगैरह ये सब बहुत अर्बन एरिया मतलब बहुत ज़्यादा है। तो डेवलप कंट्रीज ही मेनली ज़्यादा करके पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो डेवलप कंट्रीज को ज़्यादा करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पड़ेगा। तो बिगेस्ट डेवलप कंट्रीज हैव बीन पॉल्यूटिंग द अर्थ सिंस द इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन। तो जो बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही पॉल्यूशन फैला रहा है। दिस कंट्रीज इंक्लूड यूएस, यूके, फ्रांस, जापान, रशिया, मेन डेवलप कंट्रीज। दे मस्ट कंट्रीब्यूट मोर। तो यहाँ का मेन मोटो क्या है क्योटो प्रोटोकॉल का, जो डेवलप कंट्री से वो ज़्यादा करके रिड्यूस कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, तो उनको ज़्यादा करके कंट्रीब्यूट करना है जो इसके रिड्यूस करने में, ठीक है, टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। तो उसको ज़्यादा करके कंट्रीब्यूट करना है ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करने में। आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आ गया। प्रिंसिपल CBDR के ऊपर बेस करके है। CBDR में दो वे में प्रिंसिपल को डिवाइड किया गया है, एक डेवलप कंट्रीज के लिए और एक डेवलप कंट्रीज मेनली क्या करेंगे, दे मस्ट डू एक्सेप्टिंग सर्टेन बाइंडिंग लिमिट ऑन GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलेटेड जो सब लिमिट यहाँ पे दिया जाएगा सभी को उनको एक्सेप्ट करना है। कंट्रीब्यूटिंग फंड टुवर्ड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इन द डेवलपिंग एंड द लीस्ट डेवलप कंट्रीज। एंड ये फंड भी इनको प्रोवाइड करना है जो डेवलपिंग कंट्रीज है एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उनको, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ये ग्रीन हाउस गैसेस कम करके एमिट करते हैं। ये डेवलप कंट्रीज जो है इनसे ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा एमिट होता है, तो उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए फंड भी इसको ही ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ इस प्रोटोकॉल में कहा गया है। तो यहाँ पे जो डेवलप कंट्रीज है वो मेनली क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलेटेड जो सब लिमिट से सभी को उनको एक्सेप्ट करना है एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज सभी को फंड भी इसको कंट्रीब्यूट करना है। अब तक हमने देखा हिस्टोरिकल पॉल्यूटर्स। हिस्टोरिकल पॉल्यूटर मेनली डेवलप कंट्रीज है जो सालों से पॉल्यूशन फैला रहा है, एंड रिसेंट पॉल्यूटर्स जो है वो है डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। हिस्टोरिकल पॉल्यूटर से डेवलप्ड कंट्रीज एंड रिसेंट पॉल्यूटर से डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी अभी नए नए रिसेंटली ये ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं, रिसेंटली खुद को ये इम्प्रूव कर रहे हैं, इंडस्ट्री वगैरह बढ़ रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, तो जाके ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन भी बढ़ रहा है। तो अभी रिसेंटली ये पॉल्यूटर बना है। तो सिंस 1950s दिस इंक्लूड कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर है जो रिसेंट पॉल्यूटर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया, एक है डेवलप कंट्रीज और एक है रिसेंट पॉल्यूटर्स जो है डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज ज़्यादा करके एमिट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, तो रिड्यूस करने में हेल्प उसको ज़्यादा करना है एंड डेवलपिंग कंट्रीज को भी उनको फंड में हेल्प करना है। मेंबर कंट्रीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में मेंबर कंट्रीज क्या क्या है, एनेक्स 1 जो है डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज के अंदर यूएस, यूके, रशिया, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, यूक्रेन, टर्की, सम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ये सब है। एनेक्स 2 में भी डेवलप कंट्रीज है जो क्या करेगा, रिक्वायर टू प्रोवाइड फिनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द EITs एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू असिस्ट देम इन रिड्यूसिंग देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो डेवलप कंट्रीज जो है जैसे यूएस, यूके, रशिया, इन सबको क्या करना है, फंड प्रोवाइड करना है, फिनेंशियली हेल्प करना है, टेक्निकल सपोर्ट भी देना है, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को, उनके ग्रीन हाउस गैसेस है उनको रिड्यूस करने में उनको सपोर्ट देना है, टेक्निकल सपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी हो उसको देना है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज ज़्यादा करके एमिट करता है, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, इसलिए ये ज़्यादा करके रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। यही है मेन चीज़ क्योटो प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्या है, एनेक्स बी। एनेक्स 1 पार्टीज विथ फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस एमिशन टारगेट। एनेक्स 1 में जो सब पार्टीज है तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलेटेड जो सब टारगेट है उसको मानना है एंड कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट रिड्यूस GHG एमिशन। तो कंपलसरी ही जो टारगेट है उसको कंपलसरी मतलब सभी को उसको मानना है ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड। Non-annex parties are to UNFCCC are not listed in Annex 1 of the convention। तो non-annex मतलब जो Annex 1 के अंदर
ये मतलब इंक्लूडेड नहीं है। जैसे लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो होता है, तो नो बाइंडिंग टारगेट टू रिड्यूस जीएसजी एमिशन, तो इसमें कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं है कि आपको जीएसजी एमिशन जो है उसको रिड्यूस करना ही है, ऐसा कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं है। बट डेवलप कंट्रीज जो है उसको कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट है जीएसजी एमिशन को रिड्यूस करने का, ठीक है। तो क्योंकि लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज जो है ये ज़्यादा करके एमिट नहीं करते हैं, इसलिए LDCs मतलब लीस्ट डेवलप कंट्रीज, नो बाइंडिंग टारगेट टू रिड्यूस जीएसजी एमिशन, कि आपको करना ही है, ऐसा करके कोई टारगेट नहीं है जीएसजी एमिशन में। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड अब देखते हैं हम, जो 2008 से 2012 तक है फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। तो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में मेनली क्या क्या काम हुआ है। अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल 37 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज आर द यूरोपियन कम्युनिटी commits themselves to binding target for GHG emission। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 37 ऐसा इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है जो ये टारगेट फुलफिल करने में इनको एक्सेप्ट किया है, मतलब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इनको एक्सेप्ट किया है एंड ये सोच लिया है कि जो बाइंडिंग टारगेट है जीएसजी एमिशन का वो ये फुलफिल करेंगे। मोस्टली ये यूरोपियन कंट्रीज है। टारगेट अप्लाई टू द 4 ग्रीन हाउस गैसेस। तो टारगेट क्या है, ऐसे 4 ग्रीन हाउस गैसेस जो है जिसको आपको रिड्यूस करना है, वो क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, ये 4 ग्रीन हाउस गैसेस है जिसको आपको रिड्यूस करना है। एंड 2 ग्रुप ऑफ गैसेस है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन। तो सब मिलके 6 ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस है जिसको ये फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड जो है 2008 से 2012 तक टारगेट दिया गया है कि ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस को आपको रिड्यूस करना है एंड इसके लिए जो जो मतलब टारगेट यहाँ पे फिक्स किया गया है उसको आपको मानना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कब हुआ था, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में कितने सारे कंट्रीज इनको एक्सेप्ट किए थे एंड यहाँ पे कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर ये टारगेट अप्लाई हुआ था एंड जो रिड्यूस करने के लिए दिया गए थे कौन कौन से ऐसे गैसेस था, ये तो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नेक्स्ट क्या है, दिस 6 ग्रीन हाउस गैसेस आर ट्रांसलेटेड इनटू CO2 इक्विवेलेंट इन डिटरमाइनिंग रिडक्शन इन एमिशन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ही इक्विवेलेंट है, जो जिसको आप रिड्यूस करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिड्यूस हो जाएगा। दिस रिडक्शन टारगेट आर इन एडिशन टू द इंडस्ट्रियल गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन EFCs। तो इनके साथ और एक एडिशन हुआ है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो मेनली इंडस्ट्री से आते हैं, इनको और एक एडिशन यहाँ पे किया गया है। ओनली द एनेक्स 1 पार्टीज, एनेक्स 1 मतलब कौन है, डेवलप कंट्रीज जो है वो है एनेक्स 1 पार्टीज, हैव कमिटेड देमसेल्फ टू नेशनल और जॉइंट रिडक्शन टारगेट। तो मेनली डेवलप कंट्रीज जो है वो ही कमिटमेंट दिया है कि इनको वो इस टारगेट को फुलफिल करेगा। एंड फॉर्मली कॉल्ड क्वांटिफाइड एमिशन लिमिटेशन एंड रिडक्शन ऑब्जेक्टिव QELRO। इसके ऊपर बेस करके मतलब ये है मेन टारगेट रुकने का जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है सब है इसमें, लिमिटेशन क्या क्या है, रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो सब इनमें है। तो इस टारगेट को वो फुलफिल करेगा ऐसा कमिटमेंट दिया है एनेक्स 1 पार्टीज मतलब डेवलप countries। Parties not listed in Annex 1 of the convention are mostly low income developing countries। तो हमने कहा Annex 1 में जो है वो है developed countries एंड उसको छोड़ के जो नॉन एनेक्स में है वो क्या है, लोअर इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, ये सब। तो इनको इतना बाइंडिंग टारगेट नहीं है कि आपको रिड्यूस करना ही है। तो ये मेनली क्या करते हैं, क्लीन डेवलपमेंट एक मेकनिज्म है, हम डिस्कस करेंगे अभी। तो उसके ऊपर बेस करके ये क्योटो प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मेकनिज्म के ऊपर। क्योटो प्रोटोकॉल एक्सटेंशन जो है सेकेंड कमिटमेंट पीरियड 2012 से 2020 तक। तो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था 2008 से 2012। तो 2012 से ही 2020 तक एक क्योटो प्रोटोकॉल एक्सटेंशन किया गया है जो है मेनली दोहा अमेंडमेंट जो 2012 में हुआ था। ये भी एक जो COP है UNFCCC का 18th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से मेनली COP
है जो दोहा कतार में हुआ है इन 2012 एग्रीड एंड अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल। तो इस वीडियो में हमने दो COP डिस्कस किया। एक है COP 3 जो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो में हुआ था, और एक दोहा अमेंडमेंट जो 2012 में हुआ था। ये COP 18 है जो दोहा कतार में हुआ है इन 2012। ठीक है, तो दो COPs हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया है, क्योंकि दोहा जो है क्योटो प्रोटोकॉल का ही एक्सटेंशन है, इसलिए हमने एक वीडियो में ही इसको डिस्कस किया। द 18th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है ये दोहा अमेंडमेंट। कहाँ पे हुआ था? इन दोहा कतार इन 2012 एग्रीड एंड अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल। द दोहा अमेंडमेंट establishes a second commitment period, add nitrogen trifluoride to the list of greenhouse gases covered and facilitates the यूनिलैटरल स्ट्रेंथिंग ऑफ कमिटमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टीज। तो यहाँ पे इस दोहा अमेंडमेंट में मेनली क्या हुआ है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड करके एक ग्रीन हाउस गैसेस को यहाँ पे ऐड किया गया है उस लिस्ट में जो 6 लिस्ट था। द लीमा कॉल भी हम डिस्कस करेंगे अलग से। फॉर क्लाइमेट एक्शन एडॉप्टेड बाय द 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन December 2014 encourages all 192 parties to the Kyoto Protocol to ratify the amendment। तो इसके बाद जो लीमा कॉल हुआ है 2014 में, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ आए हैं जिसके लिए ये जो 192 पार्टीज है क्योटो प्रोटोकॉल का, सभी को एक एनकरेजमेंट आया है, अमेंडमेंट को वो रेटिफाई भी किया है, मतलब काम करना स्टार्ट भी किया है इसके अनुसार। एज ऑफ 14 मई 2015 में भी एक पेरिस एग्रीमेंट एक हुआ है। द काउंसिल ऑफ EU अप्रूव द दोहा अमेंडमेंट। तो यूरोपियन जो काउंसिल है उसने अप्रूव किया है 2015 में इस दोहा अमेंडमेंट को, एंड रिक्वेस्ट द कंसेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, एंड रिक्वेस्ट भी किया है 6 मई 2015 को। एंड पार्लियामेंट जो है एनवायरमेंट कमेटी, पार्लियामेंट का जो एनवायरमेंट कमेटी है इनके फेवर में वोट भी किया है, तो मतलब इनको एक्सेप्ट भी किया है यूरोपियन कंट्री जो ये दोहा अमेंडमेंट है इसको। सेकेंड कमिटमेंट अफेक्ट ओनली 14% ऑफ ग्लोबल एमिशन बिकॉज ओनली EU member, other European countries and Australia have committed। 14% ग्लोबल एमिशन को ये फुलफिल कर पाए हैं यूरोपियन मेंबर एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिलके। द USA, रशिया, कनाडा, जापान एंड डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट। तो ये सब कंट्रीज जो है ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया है इस दोहा अमेंडमेंट को, एंड ये काम वो नहीं किया है। कंट्रीज विदाउट कमिटमेंट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल हैव मेड वॉलंटरी पीजेस फॉर क्लाइमेट एक्शन अप टू 2020। तो कंट्रीज जो है यहाँ पे कमिटमेंट भी किया है 2020 तक, इसका वॉलंटरी इफेक्ट जो है वो फुलफिल करेगा। फॉर द पोस्ट 2020 पीरियड अ क्लाइमेट एग्रीमेंट एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज एंड इज एक्सेप्टेड टू अडॉप्ट बाय द 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन पेरिस 2015। तो पेरिस में एक पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ है। इसके बाद जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट एग्रीमेंट, वो भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, तब वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा पेरिस एग्रीमेंट में मेनली क्या क्या है। तो सेकंड कमिटमेंट पीरियड क्या है, 2012 से लेकर 2020 तक। ये कब हुआ है? इन 2012। कहाँ पे हुआ है? इन दोहा कतार। ये है 18th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ UNFCCC जो एक्सटेंशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल है। इसको हम दोहा अमेंडमेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मेनली जो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है इस गैस को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है लिस्ट के अंदर। एंड इसके बाद जो लीमा कॉल हुआ है 2014 के, उसके वजह से भी ये पार्टी जो है एनकरेजेस हो गए हैं एंड काम करने लगे हैं। 2015 में यूरोपियन कंट्रीज जो है, यूरोपियन जो कम्युनिटी है वो भी अप्रूव किया है इस अमेंडमेंट को, एंड इसके फेवर में वोट भी किया है। एंड 14% ग्लोबल एमिशन को रोका गया है इस कमिटमेंट के द्वारा। एंड USA, रशिया, कनाडा, जापान इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके बाद एक पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ है 2015 में, उनमें भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अलग से। नेक्स्ट क्या है? क्योटो मैकेनिज्म। One important element of Kyoto Protocol was that it established a flexible market mechanism। तो Kyoto Protocol में एक Kyoto mechanism भी बनाया गया है जो flexible market mechanism है, which are based on the trade of emission permit। ठीक है, तो mainly ट्रेडिंग पर्पस ये बेस करके ये मैकेनिज्म बनाया गया है। द 3 टाइप ऑफ मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पे कहा गया है। द इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म एक है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। कंट्रीज दैट हैव एक्सेस एमिशन यूनिट परमिटेड टू देम बट नॉट यूज्ड
कैन एंगेज इन कार्बन ट्रेडिंग एंड सेल दिस यूनिट टू कंट्रीज ओवर देयर टारगेट। तो कंट्रीज जो है जहाँ पे एक्स्ट्रा एमिशन हो रहा है, ठीक है, जितना यूनिट है परमिशन के द्वारा उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा एमिशन हो रहा है तो वो एंड वो यूज़ भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसको कार्बन ट्रेडिंग में एंगेज करेंगे एंड सेल करेंगे उस यूनिट और दूसरे कंट्रीज में, ठीक है। तो ये है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। नेक्स्ट है द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। हमने कहा जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो मेनली क्लीन डेवलपिंग मैकेनिज्म के द्वारा ही क्योटो प्रोटोकॉल के काम वगैरह कर रहे हैं। तो कंट्रीज विद एमिशन रिड्यूसिंग एंड लिमिटिंग कमिटमेंट में इम्प्लीमेंट एमिशन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अर्न सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट। तो कंट्रीज जो है एमिशन रिड्यूस कर रहे हैं एंड जो लिमिट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लिमिट को देख रहे हैं एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इस रिडक्शन को मतलब धीरे धीरे करके रिड्यूस कर रहे हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है ये। तो जो कंट्रीज है ये काम कर रहे हैं रिड्यूस करना, लिमिट ये सब करना, तो वो इस एमिशन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट में जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनमें वो पार्टिसिपेट करेगा। द जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कंट्रीज विद एमिशन रिड्यूसिंग और लिमिटिंग कमिटमेंट टू अर्न एमिशन रिड्यूसिंग यूनिट फॉर्म ए प्रोजेक्ट इन अनदर पार्टी। तो जॉइंटली यहाँ पे काम करने के बारे में कहा गया है। एक है इंटरनेशनली एमिशन ट्रेडिंग और एक है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो मेनली है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो है जॉइंटली प्रोजेक्ट है। तो आई थिंक क्योटो प्रोटोकॉल आपको समझ में आ गया है। क्योटो प्रोटोकॉल का मेन जो थीम है ग्रीन हाउस गैसेस इनको रिड्यूस करना एंड मेनली जो डेवलप कंट्रीज है वो ज़्यादा करके ये प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, तो इसलिए उसको ज़्यादा करके रिड्यूस करने में हेल्प करना है, फंड भी उसको ही ज़्यादा करके देना है, सपोर्ट भी उसको ही ज़्यादा करके करना है। इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किया है तो जिससे बहुत सारे MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ से प्रिंसिपल क्या क्या है वो हमने डिस्कस कर दिया, मेंबर कौन कौन है यहाँ पे, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, सेकंड कमिटमेंट पीरियड, दो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में क्या क्या काम हुआ है, सेकंड कमिटमेंट पीरियड में क्या क्या काम हुआ है, कहाँ पे हुआ है, किस साल में हुआ है, ये सभी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक से हो सकता है, ठीक है। आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।